खत्ते की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और ख़ास तौर पर अगर बात करें बांग्लादेश की, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी के हालिया इंतखाबात इनकलाब का पेश ख़ैमत है। इनकलाब ऐसे कि 1971 के बाद जिस जमात के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगे कि वो बांग्लादेश की तख्लीक के ख़िलाफ़ थे, वो बांग्लादेश के मामले के अंदर पाकिस्तान की वहदानियत और पाकिस्तान के यकजा रहने के हवाले से जो है वो मुत्तफ़िक थे, उस जमात को बांग्लादेश में ख़ास तौर पर ढाका में, ढाका यूनिवर्सिटी में कामयाबी मिली है। और कामयाबी भी मामूली नहीं बल्कि क्लीन स्वीप है। शशि थरूर का भी हमने एक ट्वीट देखा कि जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मसला है या एक बहुत बड़ा मामला है कि जिसके अंदर जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की है और उसके तलबा तंजीम तलबा विंग की बात हो रही है। सज्जाद मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं तफसीर तस्दीक के लिए। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, BBC के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि एक आर्टिकल है जिसमें हिंदुस्तानी तज्ज़ियाकारों के जो है वो तबसरे हैं, बात हो रही है ढाका यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के ऊपर। शायद पाकिस्तान में बैठ के हम उस तरीके से उसकी हीट महसूस ना कर रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान ख़ास तौर पर इस मामले के जो है वो ऊपर तबसरे भी कर रहा है, तज़िये भी कर रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी में होने वाला 1971 के बाद का ये पहला वाक़या है कि जब उन लोगों को कामयाबी मिली कि जो पाकिस्तान को जो है वो कायम रखना चाहते थे और बांग्लादेश की तख्लीक के ख़िलाफ़ थे। आप ज़ाहिर है कि 1971 के मामलात के ऊपर मैं पहले कई मरतबा भी आपसे बात कर चुका हूँ, चाहे सकूत ढाका का मामला हो या दीगर मामलात बांग्लादेश से जुड़े हों। सर, इसको कितना गैर मामूली समझते हैं? क्या शायर ने जिस तरीके से कहा था कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, तो क्या वो बरसात अब होना शुरू हो गई है? असल बात यह है जी कि मशरक़ी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मैं बांग्लादेश नहीं कहता, मशरक़ी पाकिस्तान ही कहता हूँ, उसमें बहुत ही इनकलाबात आए हैं। सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर ही कहा जा सकता है, अगरचे उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए थे। सबसे पहले बरसगीर के किसी इलाके की तकसीम हुई थी तो बंगाल की हुई थी, और वो तकसीम 1905 में हुई थी, 1906 में शायद हुई थी, जब उसी साल मुस्लिम लीग बनी थी, उसी साल बंगाल तकसीम हुआ था। लेकिन 1911 तक चला, क्योंकि उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया था कि बंगाल बिल्कुल एक अलग खित्ता है जहाँ मुसलमान अपनी अलग हुकूमत चाहते हैं। ये चीज़ कायम थी। बांग्लादेश बनने के बाद जो सारे वाक़यात हुए, उन वाक़यात में के बाद मुजीब का कत्ल हुआ, उसके बाद जो हुकूमतें बनी जनरल शाद की या जनरल ज़ियाउल हसन की, उन सारी हुकूमतों के दौरान उनकी बीवियाँ उसके बाद इक़्तिदार में रहीं। साफ लगता था बंगाली जो भी थे, लगता था कि उनमें तअस्सुब पाया जाता है। वो लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे थे, इंटेलेक्चुअली भी, उनके बहुत से लीडर भी, प्रोफेसर भी, ऐसा हुआ वो सारे के सारे उनके अंदर से पाकिस्तान जाग उठा था। और फिर ये भी हुआ कि ढाका में मैच हुआ, क्रिकेट मैच भी हुआ, एक बार हॉकी मैच भी हुआ, और पूरा स्टेडियम जो था इस तरह पाकिस्तान को दाद दे रहा था इंडिया के खिलाफ कि पूरी दुनिया ने कहा कि यूं लगता है कि शिकस्त इंडिया को हुई थी, पाकिस्तान को नहीं हुई थी। सारी दुनिया शद्दत रह गई। और उसके बाद एक आलमी साजिशें शुरू हुई, और उन साजिशों के नतीजे के तौर पर हसीना वाजिद को, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, उसको मुसल्लत किया गया, और मुसल्लत किया गया, भारत की हेजमनी कायम की गई। वहां के एक साबिक मिनिस्टर ने पाकिस्तान में आए थे और उन्होंने बयान किया कि हिंदुस्तान बांग्लादेश का आर्मी चीफ इस वक्त इंडिया मुकर्रर करता है। ऐसी सूरत हाल, ऐसी फजा कायम कर दी अवामी लीग ने, जैसे कोशिश की गई कि वो सब लोग जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे थे। एक जगह कुछ फांसियां देनी शुरू की उन्होंने, खासतौर पर जमात इस्लामी के अरकान को। तो मैंने अर्ज किया था पाकिस्तान के वजीर खारजा ने, का जो वैसे बहुत माकूल आदमी थे, लेकिन कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है। तो मैंने उस वक्त अर्ज किया था ये उनका अंदरूनी मामला नहीं है, क्योंकि जब ये वाकया हुआ था उस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, और जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ हो रहा था, और पाकिस्तान का ये हक बनता है कि वो उस पर प्रोटेस्ट करे। लेकिन लगता है कि किसी बैन अक़वामी साजिश के तहत एक पूरी नस्ल को 20 साल 30 साल तक इंडोक्ट्राइन किया गया, और ये कन्विंस किया गया कि पाकिस्तान की फौज ने उनके खिलाफ बिल्कुल गोया साजिश की थी, उनका कत्ले आम किया था। उनके अंदर उस वक्त भी जज्बा मौजूद था कि जब वो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। इन 30 साल में उसे गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन बिलाकर सच्चाई सामने आती है, खुलकर आती है। अच्छा मीर साहब, हम क्या ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक इलेक्शन था 1971 के बाद
बेशक इसको हम कोई भी माने पहनाए, हिंदुस्तान का मीडिया इसको कोई भी मतलब दे, लेकिन क्या इसको सिर्फ एक इलेक्शन समझा जा सकता है, या ढाका यूनिवर्सिटी में इलेक्शन जीतना ये बहरहाल एक तब्दीली का पेश खैमा होगा या तब्दीली का सबब होगा? ढाका यूनिवर्सिटी है, बहुत अहम यूनिवर्सिटी है, यहाँ बड़े बड़े इनकलाब आए हैं, वजीर भी यहीं से जीता था, और वहाँ जीतना इस्लामी जमीयत तलबा का, जिसे हम कहते हैं, और छात्र संघ को कहते हैं या क्या कहते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बात वो है कि जिनको आप गद्दार कहते रहे हैं, जिनको आप फांसियां देते रहे हैं, उनके बारे में वहाँ के लोग दोबारा बदल गए। पाकिस्तान में एक बार सियासी सूरत पैदा हुई थी, मैं तस्करा नहीं करना चाहता, कर देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, गैर सियासी तौर पर करता हूँ, कि जब भुट्टो साहब आए थे पाकिस्तान इक़्तिदार में, तो एक बड़ी डिफरेंट सूरत थी। पाकिस्तान की पूरी उस वक्त तारीख ऐसी थी कि एक तरफ चौकते इस्लाम का डंका बज रहा था, दूसरी तरफ भुट्टो साहब की इश्तराकियत का, अगर से वो इश्तराकियत नहीं थी लेकिन इश्तराकियत का डंका बज रहा था। तो उसके बाद जब भुट्टो साहब जीत गए, तो हम जैसे लोगों ने, मतलब मैंने एक आर्टिकल लिखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्का हो रहा था, मैंने लिखा कि अब नई तहरीक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उठेगी। वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भुट्टो के अरूज के इब्तदा में ज़माने में जब इस्लामी जमीयत उल जीत गई और भुट्टो की पीपल्स पार्टी के बैज लगाकर हार गई, तो मैंने कहा पंजाब में स्ट्रगल का आगाज हो गया है। कोई किसी जमात के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, उस जमाने के हालात के मुताबिक जो सूरत है वो बता रहा हूँ। इस वक्त भी ढाका यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है, वो समझिए कि बांग्लादेश में एक नए इनकलाब का आगाज हो गया है, और इस इनकलाब में खालदा जिया क्या रोल अदा करती है, दूसरी जमातें क्या करती हैं। जमात इस्लामी ये बहुत, क्योंकि उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी, बहुत लोग की में जा रहे थे, लेकिन साफ नजर आता है कि वो कुव्वत पकड़ चुकी है, ताकत पकड़ चुकी है, और आवाम के दिल में जो पाकिस्तान की मोहब्बत थी वो जमात इस्लामी के नाम से ज़ाहिर हो रही है, या इस्लामी जमीयत तलबा के नाम से ज़ाहिर हो रही है। इसलिए तो इन लोगों को फांसियां दी थी, अब लोगों के अंदर गिल्ट पैदा होगा कि हमने उन लोगों को फांसियां दी हैं, नाजायज तंग किया है, उनके 90 साल से ज्यादा उम्र के कायद को जेल में हमने मार के रख दिया, गुलाम आजम को जो हमारा भी लीडर था और उनका भी था, मोतीउर रहमान निजामी, पता नहीं क्या क्या लोग जो मुत्तहदा पाकिस्तान के भी लीडर थे, और जिनको वहाँ की क़यादत ने एक तरह के ये तय कर दिया था कि इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वो वापस मशरक़ी पाकिस्तान में गए थे, वहाँ के शहरी बन के रहने के लिए, एक लंबे अरसे से वो उनके शहरी बन के रह रहे थे। अचानक एक जाली अदालत के जरिए उनको सजाएं देने का सिलसिला जारी किया गया, एक सख्ती जुल्म जबर नाफज कर दिया गया बांग्लादेश में, इंडियन हेजमनी कायम कर दी गई, और इंडिया ने उनको इतना लूटा। हम कहते थे ना, वो उसने कहा था मैंने नजरिया पाकिस्तान को पुलिस बंगाल में दफन किया, वो नजरिया पाकिस्तान उसने इंडिया ने जिंदा कर दिया। उसने दिखा दिया कि हर लूट कसूर जो है वो बांग्लादेश में वो रवा रख रहा है, और वहाँ के बंगालियों को, वहाँ के शहरियों को कुछ मिल नहीं रहा। जल्दी इसका एहसास हुआ, एक बगावत हुई, नौजवानों की बगावत हुई। अब उस नौजवानों ने ज़ाहिर कर दिया है कि वो कहाँ ताकत है उनकी, कैसी ताकत है उनकी, और वो ताकत मैं यही कहूँगा कि वहाँ नए इनकलाब का आगाज ढाका यूनिवर्सिटी से ही होगा। अच्छा मीर साहब, इसको जरा एक तरीके से और भी जरा समझा दीजिएगा कि सर अब आम इंतखाबात बांग्लादेश के अंदर जो है उनकी तारीख का ऐलान हुआ हुआ है, उनका उसके शेड्यूल का ऐलान हुआ हुआ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी का ये नतीजा आम इंतखाबात में भी रिफ्लेक्ट करेगा, आम इंतखाबात इसका अक्स होंगे? फिर जिस तरह से शशि थरूर का मैंने कहा कि उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है, एक खबर को जो है वो अक्स लगा के उन्होंने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो जमात इस्लामी की कामयाबी है या इस्लामी छात्रा शिबर की कामयाबी है, ये बुनियादी तौर पर दो जमातों के खिलाफ रेफरेंडम है कि जो करप्शन में मुलविस रही हैं, खालदा जिया की पार्टी और हसीना वाजिद की पार्टी। यानी उन्होंने कहा है कि ये कोई, आप इसको इनकलाब नहीं कह सकते, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं कह सकते इस अमर में कि जमात इस्लामी कामयाब हो गई, और जमात इस्लामी सिर्फ इसलिए कामयाब हुई है कि वो तीसरी कुव्वत है, लोगों के पास मुतबादिल नहीं है, कोई चौथी कुव्वत जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस नुक्ते से आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं जो थरूर साहब ने उठाया, उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है उनके स्टांस के ऊपर इंडिया में, जिसका उन्होंने आज वजाहत भी की है कि जी मैंने ये जमात इस्लामी की हिमायत में ट्वीट नहीं किया, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान में लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं कि शायद उन्होंने जमात इस्लामी की हिमायत की है कि दो कुव्वत ना होने के बाद तीसरी कुव्वत लोगों ने शायद बांग्लादेश में जमात इस्लामी को तस्लीम कर लिया है। तो सवाल सर ये बनता है कि क्या थरूर साहब की सारी गुफ्तगू और हिंदुस्तान की बेचैनी
वो आम इंतखाबात के अंदर क्या मज़ीद मदद देगी इस्लामी छात्रा शिब्बर और उसकी जो जो मदर विंग है जमात इस्लामी उसको, और फिर क्या ये आम इंतखाबात में इसका कोई ट्रेलर सामने आएगा, या बस ये यहीं तक एक मामला है जो तलबा के अंदर एक तब्दीली की सूरत में आया? देखिए, सतीश कपूर साहब के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता। पाकिस्तान में उनको बहुत वांस पे चढ़ाया जाता है। मेरी उनके बारे में राय अच्छी नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के पाकिस्तान में उनको अहमियत दी जाती है, कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को हिंदुस्तान में अहमियत दी जाती है। लेकिन लाजमी नहीं कि ये जर्नलिस्ट जो हैं ज्यादा ठोस और अच्छी राय रखते हो। मैं अब नाम नहीं किसी का लेना चाहता। किस्सा ये है कि ये अपने आप को एक तरह जस्टिफाई करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ जो है भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि हसीना वाजद और साथ खालिदा जिया के खिलाफ भी है। क्योंकि हसीना वाजद खालिदा जिया के खिलाफ आई थी तो ये बताया गया कि वो भी। किस्सा ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी वहाँ एहतियात से चल रही है कि शायद बहुत से लोग खालिदा जिया के साथ हों, बहुत से लोग उनको वोट देना चाहते हों। ये तो खैर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन खालिदा जिया का आना भी दरअसल हिंदुस्तानी हेजमनी के खिलाफ एक बगावत होगी। लेकिन लगता यही है कि जमात से अब लोग ज्यादा क्लियर समझ गए हैं कि जितनी माजी में हमने तजर्बात किए, खालिदा जिया की शक्ल में किए, हसीना वाजिद की शक्ल में किए, या उससे पहले जियाउर रहमान की शक्ल में किए, वो सारे के सारे नाकाम है। सच्चाई यही है कि 70 के इलेक्शन में भी मजीद के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो यही पार्टी थी। और हम मजाक किया करते थे कि ऊपर खुदा नीचे पटवारी, ऐसा वाली सूरत हाल है। जमात इस्लामी नंबर 2 है इस पाकिस्तान में। नंबर 2 का मतलब है कि कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे छिड़ा करते थे, मजाक किया करते थे। लेकिन लगता है कि सचमुच वो जो थी एक कुव्वत रखती थी, वो कुव्वत अब खुल के सामने आ रही है। और उस कुव्वत के पीछे पूरी मुस्लिम हिस्ट्री है जो सन 1905 से लेकर आज तक 100 साल से ज्यादा हो गया है, वो अंदर दबाई गई है। उसको दबाने की कोशिश की है। पहले अंग्रेज ने की थी, उसके बाद हिंदू ने की है, यानी कि भारत ने की है, और नतीजा आपके सामने है कि अब वो उभर के सामने आए हैं। अब ये हाल है कि हसीना वाजिद बांग्लादेश की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकती। उनका जो वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कहा करता था कि उनके कायद हैं, उसकी लाश वहां पड़ी हुई थी। नारे लगते हैं 14 अगस्त को भी। उन्होंने कहा तो ये हमारी आजादी नहीं थी, बांग्लादेश की भी आजादी थी। कायद-ए-आज़म का दिन मनाया जाता है इसलिए कायद-ए-आज़म उनके भी लीडर थे। सर, हसीना वाजिद का आउट होना मंजर आम से ये कितना सस्टेनेबल होगा? क्या वापस आ जाएंगी वो, उनकी सोच यहाँ पर जिंदा रहेगी? क्योंकि ये बांग्लादेश की खालिक जमात है। देखिए, सोच तो जिंदा रहती है, बादशाह खान की भी जिंदा रहती है, आपके अचकजई की भी जिंदा है, शक्ल बदल के सामने आती हैं। लेकिन किस्सा ये है कि अब हिंदुस्तान की हेजमनी जो है वो फौरी तौर पर हिंदुस्तान में कायम नहीं रह सकती। और अगर ये नई सियासी क़यादत आ गई तो नई सियासी क़यादत जो है वो बहुत से, मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, कोई कन्फ्रंटेशन कायम हो जाएगी या दोबारा हम एक हो जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मुस्लिम बंगाल अपने आप को जाहिर करेगा। और उस मुस्लिम बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी लूट खसूट जो पहले किया कर, जिसको खलीज बंगाल में उसने डुबोया था, खलीज बंगाल में जज़ीरा पाकिस्तान डूबा नहीं है, बल्कि जिंदा होकर दोबारा सामने आएगा। उसका नाम आप बांग्लादेश रख लीजिएगा, कुछ रख लीजिएगा, लेकिन मुस्लिम बंगाल अब जाग के रहे।